जो सैनिक हैं वो पीछे हट गए हैं और मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रही है मोदी जी का। सर गजेंद्र जी, जो आपने कहा कि चीन की सेना पीछे हट गई, ये मीडिया बता रहा है। मैं आपके माध्यम से जरा जानना चाहता हूं, हमारे देश में 56 इंच के सीना वाला लाल आंख चीन को दिखाने वाले प्रधानमंत्री ने कुछ बोला क्या? हमारे देश के गृह मंत्री ने कुछ बोला? चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा खाली कर दी। हमारे देश के विदेश मंत्री ने कुछ कहा? हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कुछ कहा? हमारे देश की थल सेना, जल सेना, वायु सेना और तीनों के प्रमुख जो बने हैं अभी सीडीएस रावत कुछ बोले? वो टेलीविजन, वो अखबार बता रहे हैं जो गोदी मीडिया नहीं, मोदी मीडिया है। लेकिन मैं आपको जो तफसीलवार जरा बात करना चाहता हूँ इस मुद्दे पर, सिर्फ मसला ये नहीं है कि गलवान घाटी से चीनी सैनिक पीछे हटे, बल्कि बड़ी रोचक बात मैं आपके साथ आज करना चाहता हूं। देशवासियों से, देश में देशभक्त और मोदी भक्तों से भी देश के वफादार और चीन के वफादारों से भी देश के वफादार और चीन के वफादार ने देश के गद्दार और चीन के वफादारों से भी मैं बात करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि 15 जून की देर रात को हमारे निहत्थे के बहादुर 20 बहादुर सैनिकों को पीट कर, जिन बहादुर सैनिकों को चीन की सेना ने मार डाला, 76 जवानों को घायल कर डाला और 10 को बंधक बना करके रखा, वो सारे के सारे बिहार रेजिमेंट के थे और बिहार में चुनाव है। तो ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा मुझे समझना है कि बिहार में चुनाव है और बिहार रेजिमेंट हमारे देश की सीमा पर चीन के साथ पेट्रोलिंग करती है और उस पर चीन निहत्थे हमारे सैनिकों पर चीन की सेना हमला कर देती है। ये क्रोनोलॉजी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, 15 जून को देर रात को हमारे जवानों की शहादत के बाद 16 जून को टेलीविजनों में चर्चा हो रही थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा कि चीनी सैनिक हमारी सीमा में घुसे हैं। और 17 जून को कोरोना को लेकर देश के अलग अलग राज्यों की मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, क्या कहा? हमारे देश के बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए मारते मारते मरे हैं, उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। 17 जून को हमारे देश की मातृभूमि की कुर्बानी के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी देश की सीमा में कोई नहीं घुसा, हमारे देश की जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है और हमारे देश की जमीन किसी देश के पास नहीं है। तो मैं देश के देशभक्तों से भी और मोदी भक्तों से, देश के वफादार और चीन के वफादारों से यह सवाल करना चाहता हूं कि जिन सैनिकों की शहादत बताई गई मातृभूमि के लिए 17 जून को देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से, यकायक क्या हुआ कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बोला गया कि नहीं, कोई हमारी सीमा में घुसा था, हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है, हमारी जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण हो सकता है हमारे देश की ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई तो जरूर कोई चीन की पेड पार्टी हो सकती है जिसने प्रधानमंत्री को विवश किया और कहा, हो प्रधानमंत्री खबरदार, आप बोलना कि कोई हमारे देश की सीमा में नहीं घुसा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राजनीतिक दल का नाम का खुलासा करें जिसके कहने पर नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के शहीदों की शहादत को, उनकी शहादत के औचित्य को नकारा, हमारे संवैधानिक नक्शा जो भारत का है उसके औचित्य को खारिज कर डाला और जिस जमीन को बचाने के लिए हमारे देश के 20 बहादुर जवानों ने शहादत दी, उस जमीन को अपनी जमीन बताने से मना कर डाला। और यदि ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल राजनीतिक दलों से मैं आग्रह करता हूं, आप सबको भारत माता की कसम है, आप खुलासा कीजिए आप में से वो कौन सा दल है जिसने नरेंद्र मोदी को यह राय दी कि मोदी बताएं कि वो जमीन हमारी नहीं है जहां जवानों ने शहादत दी थी 15 जून को। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी को भाजपा का दबाव है, संघ परिवार का दबाव है? 2007 से आरएसएस और भाजपा
चीन के टुकड़ों पर पल बढ़ रही है, ये मैं प्रमाणिक तौर पर कह सकता हूं। तो यदि चीन के टुकड़ों पर बढ़ रही संघ और भाजपा ने दबाव डाला नरेंद्र मोदी पर, तो मोदी तुम संघ के और भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हो, भारत के प्रधानमंत्री हो। खुलासा करो, हम सारे बहिष्कार करते हैं, पूरे भारत के लोग ऐसे देशद्रोही आरएसएस और भाजपा का, जिसने आपको विवश किया कि हमारे देश के शहीदों की शहादत को आप सवाल खड़े के घेरे में खड़े करो और हमारे देश की जमीन को विदेश की जमीन बताओ और हमारे देश के संवैधानिक नक्शे के औचित्य को खारिज कर डालो। और अगर संघ ने और भाजपा ने आपको दबाव नहीं दिया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप 18 बार मिल चुके हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, तो इस बीच में आप प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 बार आप चीन भी गए। तो आपका ऐसा कौन सा गुप्त समझौता है चीन की राष्ट्रपति और चीन की सरकार से, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, कि यदि आप भारत के शहीदों के शहादत के पक्ष में खड़े होंगे, भारत की जमीन के पक्ष में खड़े होंगे और भारत के जमीन के पक्ष में बोलेंगे और चीन के खिलाफ बोलेंगे, तो चीनी आपकी पोल खोल कर देंगे। इस बात का भी आपको खुलासा करेंगे। तो हो सकता है हम आपके साथ पूरा देश खड़ा होके आपको वहां से भूल चूक सुधार का मौका दें। और अगर ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी जी, बल्कि ये आपका डीएनए में है, आप देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो 1 मिनट भी आपको कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 17 जून को आपने शहीदों की शहादत को मातृभूमि की हिफाजत के लिए जान गंवाने वाला बताया और 19 जून को आपने कहा हमारी जमीन पर कोई नहीं आया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कौन सी क्रोनोलॉजी है कि आप 5 बार चीन जाते हैं और 5 ही मई को चीन हमारे भारत में कब्जा करता है? ये कौन सी क्रोनोलॉजी है कि आप 18 बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हैं और आप हमारे सैनिकों की शहादत के 15 जून को सैनिक शहादत देते हैं और 18 दिन बाद आप लद्दाख में गलवान घाटी से 255 किलोमीटर की दूरी पर हमारे देश की सेना को संबोधित करने पहुंचते हैं? ये कौन सी क्रोनोलॉजी है? ये कौन सा संदेश आपने दिया कि शी जिनपिंग में 18 बार तुमको मिला तो 18 दिन बाद मैं सीमा पर बात करने के लिए सैनिकों के बीच में आया? ये दोनों का तालमेल क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये देश जानना चाहता है आपसे, देश को बताएं। और आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपने तो कहा था हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, हमारा जमीन किसी के पास नहीं है, हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है। और गृह मंत्री रक्षा मंत्री ने कहा, और रक्षा मंत्री जाने वाले थे वहां। तो मैं आपको बताना चाहता हूं देशवासियों, देशभक्त और मोदी भक्तों, आप सबको बताना चाहता हूं, इस क्रोनोलॉजी को समझो। हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कहा था यह जमीन हमारी है, जहां सैनिकों ने शहादत दी वो जमीन हमारे कब्जे में थी, और मोदी ने कहा वो जमीन हमारे कब्जे में नहीं है। रक्षा मंत्री सेना के बीच में जा रहे थे युद्ध की तैयारी का जायजा लेने के लिए, और वहां मोदी पहुंचे। मोदी ने एक बार भी चीन नहीं बोला, एक बार भी चीनी सैनिक नहीं बोला। दावा किया मैं चाय बेचता था, चीनी भी नहीं बोल पा रहा डर के मारे। चाय वाली चीनी, चीन छोड़ो, चीनी सेना छोड़ो, चीनी भी नहीं बोल पा रहा है चीनी। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं आप सब लोगों से, आप सब लोगों को गांठ बांधनी चाहिए। और मैं जरा जानना चाहता हूं, अब 6 जुलाई को 15 जून को हमारे 20 जवानों की पीट पीट कर हत्या, 76 जवान घायल हो जाते हैं, 10 बंधक बन जाते हैं। और 6 जुलाई को हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फोन करते हैं, 2 घंटे विदेश मंत्री चीन के वांग यी के साथ बात करते हैं और चीन की सेना पीछे हट जाती है। तो मेरे देश के 137 करोड़ आबादी जो देशभक्त हैं और उनमें जो देश के गद्दार और चीन के वफादार हैं, उन सबों से मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे देश में इतना ताकतवर आदमी है जिसके फोन करने से सेना पीछे हट जाती है, तो 5 मई से लेकर के और 15 जून तक हमारे जवानों की हत्या करने तक वो फोन क्यों नहीं कराया गया? वो फोन अब क्यों कराया गया? ये सवाल देशवासियों को जानना चाहिए। लेकिन मैं दूसरा सवाल भी, मैं ये बात यही खत्म करता हूं, अब आपको तय करना है कि 17 जून को हमारे देश के सैनिकों की शहादत को मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाला, बताने वाला
और 19 जून को यह कहना कि हमारी जमीन पर कोई नहीं आया, वो देश का वफादार है कि गद्दार है, ये आपको तय कर। लेकिन सर इसी दौरे से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जैसे मोदी जी ने अपने भाषण में वहाँ पर कहा हाल में कि जो विस्तारवाद की जो नीति जो देश अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरा है। क्या जब भारत अखंड भारत की बात करता है उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी होता है, तो क्या वो विस्तारवाद नहीं है सर? नहीं, भाषण देखिए, मोदी के लिए भाषण कुछ भी हो सकता है। भाषण बोलना अलग बात है। विश्व दुनिया में चीन ने विकास करके विस्तार किया है, पहले विकास किया फिर विस्तार किया। ये तो इनका तो भाषण का विस्तार है, भाषण वीर है, उस पर नहीं आते। हम दूसरी बात कर रहे हैं, अभी पहले मुद्दे को पूरा क्लियर करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि गलवान घाटी पर हमारे देश की जमीन न बताने वाला, जबकि संसद में इन्हीं के साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जब हम जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करते हैं तो हम पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर की भी बात करते हैं और अक्सर चीन की भी बात करते हैं हम। लेकिन मैं एक और सवाल जानना चाहता हूं जो मुद्दा की बात है कि 6 जुलाई को दोनों देशों की सेना ने तय कर दिया सेना पीछे हटेंगी। मेरे देशवासियों, क्या सौदा हुआ बताता हूं। हमारे समझ लो आपके पास 8 कमरों का मकान है, 4 कमरों में एक गुंडे विकास दुबे की तरह गुंडे ने कब्जा कर लिया और 4 कमरे आपके पास हैं। मैं चीनी सेना की बात कर रहा हूं, फिंगर 4 और फिंगर 8 की बात कर रहा हूं। अब फैसला कर रहा है दोनों विकास दुबे के समर्थक दोनों तरफ से आपको भी दबा रहे और उसको फिर क्या करें, 2 कमरों का कब्जा आप छोड़ दो और 2 कमरों का कब्जा हम छोड़ देंगे। आपको मालूम है कि नहीं, हमारे भारत की फिंगर 8 तक हमारी पेट्रोलिंग है और मैं उस पर आना चाहता हूं। मेरे देशवासियों, 6 जुलाई को जो समझौता हुआ, 7 जुलाई को भारत में तमाम मीडिया घराने बोल सकते हैं, चीन के विदेश मंत्री ने एक प्रेस नोट जारी किया और क्या कहा, हमने सीमा पर शांति के लिए 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं, हम अपनी सीमा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और तीसरी बात कही, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 फिंगर 4 हमारी जमीन है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक देश के प्रधानमंत्री की औकात नहीं आई, देश के रक्षा मंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी, गृह मंत्री का साहस नहीं पड़ा, विदेश मंत्री का और किसी सेना प्रमुख का कहीं यह बयान नहीं आया कि चीन झूठ बोल रहा है, फिंगर 4 नहीं फिंगर 8 तक हमारा कब्जा था। मैंने एक बात बहुत पहले कही थी, हमारे देश का शीश काटकर चीन के चरणों में रखने वाला देश का वफादार नहीं, देश का गद्दार है और गद्दार ने सौदा कर रखा है और सौदे के तहत हमारा बड़ा हिस्सा चीन के साथ करके बफर जोन बना दिया, जैसे वो धरती इनके बाप की विरासत हो। मेरे देश के बच्चे बूढ़े जवान से, मैं देशभक्तों से और मोदी भक्तों से भी आग्रह करता हूं, हम रहे न रहे, हमारा भारत तो कायम रहेगा और हमारे भारत की सीमा को, हमारे भारत के शीश को चीन को बेचने वाले गद्दारों को आपको सबक सिखाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब एक नौटंकी चल रही है। नौटंकी क्या चल रही है? सड़कों पर टूटे फूटे टेलीविजन और मोबाइल तोड़ने का। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया में चीन को सबसे पहले गद्दार बताने वाले सरदार पटेल, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाले सरदार पटेल का पुतला जानबूझकर चीन से बनवाकर संघ परिवार ने मंगाकर भारत में खड़ा कर दिया ताकि वो चीन के सामान की चौकीदारी और पैरवी भी करते रहें। हम जब भी चीनी सामान का विरोध करेंगे, हमारी आत्मा में मेड इन चाइना, हमारे देश में सरदार पटेल का वो पुतला हमारी अंतर आत्मा को झकझोरता रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से 3-4 सवाल करके एक बात आपको बताना चाहता हूं, देश की सीमा की रक्षा के लिए इससे बड़ी गद्दारी कुछ हो सकती है, ये आप जरूर तय करके बताना। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं रक्षा सौदा को लेकर, हमारे देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने हवा में उड़ने वाले विश्व के 4 कंपनियों के जहाज हैं जो तेल भरते हैं, उनमें एक तेजस हमारा है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को फ्रांस से राफेल बनाने की तकनीक और ठेका मिल रहा था। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। मैं जिक्र करना चाहता हूं, 25 मार्च का फ्रांस की कंपनी ने कहा हमारा सौदा है, हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सौदा है। और 8 अप्रैल को हमारे देश के विदेश सचिव थे एस
जयशंकर, इन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं, सौदा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ होना है, और 10 अप्रैल को हमारे देश का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी को लेकर वहां पहुंचते हैं फ्रांस में, और अनिल अंबानी की 13 दिन पुरानी रजिस्टर्ड की गई कंपनी को राफेल का ठेका मिल जाता है। हमारे देश के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरक्की, उसको राफेल बनाने की तकनीक को ठेका मिल रहा था, तो विदेशी कंपनियों से सुपारी लेकर के हमारे देश की जहाज बनाने वाली सरकारी कंपनी से राफेल बनाने की तकनीक को ठेका छीनने वाला देश का वफादार है कि गद्दार है। और हम सबको बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पैसा नहीं है। अनिल अंबानी पर 2016 में 1.25 लाख करोड़ रुपए हमारे भारत के बैंकों का एनपीए हो रखा है, और 5500 करोड़ रुपए चीनी बैंकों ने जब वसूली की बात की तो इस आदमी ने अपने को दिवालिया घोषित कर दिया। कि देश की रक्षा के लिए राफेल घोटाला हुआ या कर्ज में डूबे हुए अनिल अंबानी को बचाने के लिए राफेल घोटाला हुआ, या चीन के सामान के बहिष्कार के लिए सरदार पटेल के पुतले को चीन से मंगवाकर खड़ा किया, या देश में चीनी सामान का बाजार खड़ा करने के लिए सरदार पटेल का पुतला लगाया गया। और चौथी बात करके मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे देश के बहादुर सैनिकों की शहादत पर सवाल खड़े करने वाले, और 6 जुलाई को समझौता होने के बाद क्या कारण है कि मोदी की औकात मुंह खोलने की नहीं पड़ रही है, गृह मंत्री की औकात मुंह नहीं खोल रही है, रक्षा मंत्री, ये सब लोग, आप सब लोगों से मैं जानना चाहता हूं। मैं जब ये सवाल खड़े करता हूं तो हमें कहा जाता है हम तो कांग्रेस के साथ हैं। मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बधाई देता हूं कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष के राजनीतिक दलों ने जब गलवान घाटी का मामला उठाया, ये सरकार है कि ब्लैक मेलरों का गिरोह, तो उन्होंने कहा 2005 में तुमने 90 लाख रुपए लिया था, तो 90 लाख रुपए 2005 में लिया था, इसलिए तुमने गलवान घाटी चीन को सौंप दी क्या? और दूसरा सवाल, वो कह रहे हैं हम तो प्रियंका गांधी को बेघर कर देंगे, हम इनके पूरे जो सामाजिक संगठन है, राजीव गांधी फाउंडेशन और सबकी जांच कराएंगे। ये ब्लैक मेलरों का गिरोह है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। तुम प्रियंका गांधी को बेघर करो, इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कांग्रेस के अगुवाई में बने ट्रस्टों की जांच पड़ताल करो मोदी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें भारत मां की कसम है, भारत माता का नक्शा उठाकर बताओ कि भारत की जमीन कहां तक है। और गलवान घाटी में फिंगर 4 पर चीन ने अपनी जमीन बताया। तुम यदि देश में सच में देश के वफादार और चीन के खिलाफ हो, और देश के वफादार और चीन के गद्दार हो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देश के साथ अगर हैं तो आप आज ही बयान जारी करके बताएं कि चीन झूठ बोल रहा है। न केवल फिंगर 8 तक बल्कि पूरा अक्साई चीन हमारे भारत का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर इस बात को चीन के साथ बोलो, भारत की पूरी जनता आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन यदि आपने देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी रखी तो यह देश की जनता जिसने गोरों को भगाया था, तुम्हारे संगी परिवार से तुमको भी यहां से झोला उठाकर भगाएगी। यह चुनौती भी मैं आपको देता हूं। देश की सीमा पर देश के जवान शहादत दे रहे हैं, और किस तरीके से हमारे देश की सीमा पर जो चीन ने कब्जा किया उससे ध्यान भटकाने के क्या क्या क्रोनोलॉजी है। आपने देखा अमीश देवगन एक पत्रकार है, उसने सवाल उठाया अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए क्या शब्द कहे, वो आप सब लोगों ने देखा। एक क्रोनोलॉजी ध्यान भटकाने का मामला था। और आपने यह भी देखा कि बाबा रामदेव ने कहा कि हमने कोरोना की दवाई बना दी। यह भी मुख्य गलवान घाटी पर चीनी कब्जे से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। और अब आपने देखा है हमारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी। ये भी मेन स्ट्रीम मीडिया से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और राजीव गांधी फाउंडेशन सहित तमाम फाउंडेशनों की जांच पड़ताल करना भी मुख्य मामले से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। प्रियंका गांधी को भी, जबकि पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कोर्ट में लिख कर दिया था हलफनामा कि बिल्कुल उनको सुरक्षा के लिहाज से बंगले में रहना चाहिए, और प्रियंका गांधी को भी बेघर करना क्रोनोलॉजी का हिस्सा है ध्यान भटकाने का। और 6 जुलाई को देश में टीवी और अखबार जो हल्ला कर रहे हैं कि चीनी हार गए, चीनी भाग गए,
और दुनिया में जो मोदी प्रस्त है वो भी कह रहे हैं, लेकिन मोदी क्यों मौन है, ये भी क्रोनोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है। मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, भारत की सरकार ने कहा हमने 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। जिन पर प्रतिबंध लगाया उनसे किसी टिकटॉक से 30 करोड़ रुपए, किसी से 7 करोड़ रुपए, किसी 1-1 करोड़ रुपए। लेकिन मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, वीवो जो है बीसीसीआई में वो 440 करोड़ रुपए देता है। वहां कोषाध्यक्ष है अरुण धुम्मन, जो हिमाचल प्रदेश के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र है। उन्होंने कहा वीवो को नहीं हटाएंगे। पेटीएम में 40% शेयर है चीन का, और उसे बड़ी रोचक बात है, वो 40% शेयर वाले का ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी, उसने पीएम केयर में 100 करोड़ रुपए दिया। 500 करोड़ रुपए देना है तो जो कम पैसा देता है उस पर जासूसी का आरोप लगाते हैं, और जो ज्यादा पैसा देता है भी चीनी कंपनी वाला, उस पर बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ी रकम देने वाला है। मैं आपके सामने एक नक्शा पेश करता हूं जो मैं आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि भारत में चीन ने कितना निवेश कर दिया है। वो बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। बस मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों को कुछ बातें बड़े शिद्दत के साथ सोचनी और समझनी पड़ेंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये नक्शा है, ये नक्शा आप देख रहे होंगे कि जो पूरा हमारा रियल एस्टेट में, उद्योग में, हमारा बाकी जगह कहां कहां कितना योगदान चीन का है, ये जो अलग अलग रंगों में आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। जो मेरे साथ संवाद कर रहे हैं उस मीडिया के माध्यम से आपको ये दिखाया जाएगा, तब आपको तय करना है कि भारत मेड इन इंडिया पर चल रहा है कि मेड इन चाइना सरदार पटेल के पुतले की तरह सब कुछ चीन के ही माध्यम से रेगुलेट किया जा रहा है। और आखिरी बात करके मैं खत्म करता हूं, वो कौन ताकत है जिस ताकत के कारण मोदी ने हमारे देश की जमीन को विदेश की बता डाला, और वो कौन ताकत है जिसके कारण नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री का जो लद्दाख दौरा था वो रद्द करा डाला, और वो कौन सी ताकत है जिसके कारण पूरा मोदी सरकार 6 जुलाई से मौन लगा करके बैठी हुई है। वो भय किसका है, हमारे देश को रेगुलेट कौन करता है? ये सवाल भी आपको जरूर मन में उठाना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस सरकार को संचालित करने वाली वो कौन सी विदेशी ताकत है। धन्यवाद।